जंगल में सर्दियों का मौसम अपने चरम पर था। बर्फीली हवाएं इस कदर चल रही थीं कि मानो हड्डियां तक जम जाए। इस भयंकर ठंड में जंगल के पक्षियों के लिए सबसे बड़ी समस्या थी भोजन। रीमा चिड़िया, जो बहुत गरीब थी, अपने 2 छोटे बच्चों कुकू और गुड़िया के साथ एक टूटे फूटे घोंसले में रहती थी। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ये हवा हमारे घोंसले के अंदर आ रही है। क्या हम किसी और जगह नहीं जा सकते? माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कल से हमने एक दाना भी नहीं खाया। क्या आज हमें खाना मिलेगा? मुझे बहुत भूख लगी है माँ। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे बच्चों, तुम लोग हिम्मत मत हारो। मैं जानती हूँ हालात बुरे हैं। तुम दोनों एक दूसरे से सट कर बैठो ताकि गर्माहट बनी रहे। मैं अभी बाहर जाऊंगी और तुम्हारे लिए ढेर सारा अनाज लेकर आऊंगी। रीमा की खुद की हालत खराब थी। ठंड और भूख से वो कमजोर हो चुकी थी, लेकिन एक माँ का दिल अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी और भोजन की तलाश में उड़ान भरी। जंगल के दूसरे छोर पर 2 दुष्ट कौवे, कालू और उसकी पत्नी गौरी मजे से बैठे थे। उन्हें मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका काम सिर्फ दूसरों को सताना और कमजोर पक्षियों का खाना चुराना था। अरे गोरी, देख रही हो? वो बेवकूफ रीमा फिर से खाना ढूंढने निकली है। कितनी मेहनत करती है बेचारी। उसे लगता है कि वो आज अपने बच्चों का पेट भर पाएगी। हाँ कालू जी, मेहनत करने दो उसे। जब वो खाना लेकर आएगी तो हम उसका सारा खाना छीन लेंगे। वैसे भी आज मुझे ताजा अनाज खाने का मन है और मैं इस ठंड में उड़ने वाली नहीं हूँ। बिल्कुल सही कहा तुमने। जंगल के बाकी पक्षी जैसे कबूतर और तोता तो हमसे लड़ लेते हैं, पर ये रीमा बहुत डरपोक और कमजोर है। इसका शिकार करना सबसे आसान है। आज की दावत तो रीमा की मेहनत पर ही होगी। रीमा ने पूरे जंगल का चक्कर लगाया, लेकिन बर्फ की वजह से कहीं कुछ नहीं मिला। अंत में उसे जंगल के किनारे एक किसान के खेत में कुछ गिरे हुए गेहूं के दाने मिले। वो खुशी से झूम उठी और दाने लेकर वापस अपने घोंसले की तरफ उड़ी। रीमा तेजी से उड़ी, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। जैसे ही वो अपने घोंसले के पास पहुंची, कालू और गौरी ने उसका रास्ता रोक लिया। रुक जा रीमा, कहाँ भाग रही है? ये सारा अनाज चुपचाप मेरे हवाले कर दे, वरना तेरा बुरा हाल करूंगा। कालू भैया, दया करो, ये मेरे बच्चों के लिए है। वो कल से भूखे हैं। आप लोग तो बड़े हैं, ताकतवर हैं, अपना खाना खुद ढूंढ सकते हैं। प्लीज मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। ज्यादा जुबान लड़ाती है, हमें ज्ञान मत दे कालू जी। इससे बातें मत करो, इसका खाना छीन लो। कालू ने रीमा को जोर से धक्का दिया और गौरी ने उसका सारा अनाज उससे छीन लिया। रीमा जमीन पर गिरी रो रही थी और वो दोनों दुष्ट हंसते हुए वहां से उड़ गए। हे ऊपर वाले, ये कैसा अन्याय है। मैं अपने बच्चों को एक निवाला भी नहीं दे सकी। अब हम इस ठंड में बिना घर और भोजन के कैसे रहेंगे? कोई तो मेरी मदद करो। रीमा ने सोचा कि अगर वो अभी कुछ नहीं लाई तो उसके बच्चे ठंड से मर जाएंगे। चाहे मेरी जान चली जाए, आज मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगी। मेरे बच्चों को मुझे बचाना ही होगा। तेज हवा के कारण रीमा उड़ नहीं पा रही थी। अचानक उसे पहाड़ी के नीचे एक पुरानी गुफा दिखाई दी। ठंड से बचने के लिए वो उस गुफा के अंदर चली गई। गुफा के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन वहां हवा कम थी। जैसे ही वो थोड़ा अंदर गई, उसने देखा कि जमीन पर कोई बड़ा सा साया पड़ा है। जब रीमा पास गई तो देखा कि एक साधु बाबा जमीन पर बेहोश पड़े हैं। उनका शरीर नीला पड़ रहा था और उनके पैर पर सांप के काटने का ताजा निशान था। रीमा बहुत डरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। हे भगवान, इन्हें तो जहरीले सांप ने काटा है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो इनकी जान चली जाएगी। उसने बिना समय गंवाए अपनी नन्ही सी चोंच से साधु बाबा के घाव से जहर चूसना शुरू किया और उसे बाहर थूकने लगी। वो तब तक ऐसा करती रही जब तक कि साधु बाबा का रंग वापस साफ नहीं हो गया। मुझे होश आ गया। मेरा शरीर अब हल्का लग रहा है। नन्ही चिड़िया, क्या तुमने मेरी जान बचाई है? तुम तो खुद कांप रही हो। जी बाबा, आपको सांप ने काट लिया था। मैंने बस वही किया जो मैं कर सकती थी। मैं आपको ऐसे मरते हुए
नहीं देख सकती थी। तुम इतनी छोटी हो, फिर भी तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी मदद के लिए रुकी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो? मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करूँगा। बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ। जंगल के 2 दुष्ट कौवे, कालू और गोरी, मुझे और मेरे बच्चों को जीने नहीं देते। वो हमारा खाना छीन लेते हैं, हमें मारते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चों की सुरक्षा हो जाए। चिंता मत करो पुत्री, बुराई का अंत निश्चित है। तुम्हारी अच्छाई का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। साधु बाबा ने अपनी झोली से एक चमकता हुआ लाल रंग का जादुई आग का गोला निकाला। वो गोला देखने में आग जैसा था, लेकिन उससे रीमा को जलन नहीं हो रही थी, बल्कि एक सुखद गर्माहट मिल रही थी। ये लो जादुई अग्नि गोला, इसे अपने घोंसले में ले जाकर रख देना। ये गोला तुम्हारे टूटे हुए घोंसले को एक विशाल आग के घोंसले में बदल देगा। आग का घोंसला? पर बाबा, क्या हम उसमें जल नहीं जाएंगे? नहीं, इस घर की खासियत ये है कि ये अच्छे दिल वालों को ठंड में गर्माहट और स्वादिष्ट भोजन देगा। लेकिन अगर कोई बुरे इरादे वाला पक्षी इसमें घुसने की कोशिश करेगा तो ये आग उसे जला देगी। जाओ, अब तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कभी दुख नहीं होगा। रीमा उस गोले को लेकर तेजी से अपने बच्चों के पास पहुंची। कुकू और गुड़िया ठंड से ठिठुर रहे थे। बच्चों उठो, देखो मैं क्या लाई हूँ, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही रीमा ने वो गोला घोंसले के बीच में रखा, एक चमत्कार हुआ। पूरा घोंसला आग की लपटों में बदल गई, लेकिन वो लपटें सुंदर और सुरक्षित थीं। देखते ही देखते वहां एक आग का घर बन गया। घर के अंदर अनेकों प्रकार के फल और अनाज अपने आप प्रकट हो गए। माँ, देखो यहाँ कितनी गर्माहट है, और यहाँ तो ढेर सारा खाना भी है। ये सब कहाँ से आया? माँ, ये तो किसी सपने जैसा है। अब हमें बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे हम गर्मियों में हैं। ये सब साधु बाबा का आशीर्वाद है बच्चों। अब जी भर के खाना खाओ। दूर पेड़ पर बैठे कालू और गौरी ने जंगल के बीच में एक तेज रोशनी देखी। सब मिलकर खुशी से खाना खा रहे थे। अरे गौरी, वो देख, रीमा के घोंसले की जगह वो चमकती हुई चीज क्या है? मेरी आंखों पर तो यकीन ही नहीं हो रहा। चलो अभी जाकर वो जगह भी कब्जा कर लेते हैं और रीमा को वहां से भगा देते हैं। लगता है उस रीमा चिड़िया ने कहीं से कोई खजाना चुरा लिया है, या फिर वहाँ कोई दावत चल रही है। देखो तो सही, कितनी रोशनी है। जरूर वहाँ बहुत सारा खाना होगा। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। तभी बाहर कालू और गौरी आ पहुंचे। लालच में अंधे होकर गौरी और कालू ने तेजी से उस आग के घोंसले में घुसने की कोशिश की। आग की लपटों ने उन दोनों के पंख और पूंछ जल गए। वो दोनों चीखते चिल्लाते वहां से भाग। बचाओ कालू जी, मेरी पूंछ जल रही है। ये आग मुझे काट रही है। हाय, मैं मर गया, मेरे पंख जल गए। ये घोंसला नहीं, ये तो ज्वालामुखी है। भागो गौरी, भागो, नहीं तो हम राख हो जाएंगे। रीमा और उसके बच्चे ये सब देखकर हंस रहे थे। उस दिन के बाद से रीमा, उसके बच्चे उस जादुई आग के घर में हंसी खुशी रहने लगे। जंगल में ठंड का मौसम आ गया था, जिस वजह से जंगल के पक्षी तो बहुत ज्यादा परेशान थे। रीमा देखती है कि उसके बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। चिड़िया अपने बच्चों के लिए मेहनत करती है और गर्म टोपी खरीदती है। जंगल में और भी ज्यादा ठंड हो रही थी। एक दिन रीमा अपने बच्चों गुड़िया और कुकू से कहती है, गुड़िया, कुकू, अब मुझे लगता है हम सब पक्षियों को पहाड़ों के ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में बहुत तेज़ बर्फबारी होगी। अगर हम पक्षियाँ यही रहेंगे तो बर्फ़ के नीचे दबकर मर जाएंगे। माँ, क्या पहाड़ों के ऊपर बर्फ नहीं होती? कुकू बेटा, पहाड़ों के नीचे ही हमारा जंगल है। जो भी बर्फ़ गिरेगा वो सब हमारे घरों के ऊपर ही गिरेगा, और हम सब पक्षियों बर्फ़ के नीचे दबकर मर जाएंगे। अगर हम सब पहाड़ों के ऊपर जाएंगे तो वहाँ सुरक्षित रहेंगे। और बच्चों, आपकी नानी माँ भी वही इग्लू घर में रहती है। माँ, लेकिन वहाँ तो हमारे घर नहीं होंगे, हम कहाँ रहेंगे? हम भी सब पक्षी इग्लू घर बनाकर रहेंगे, क्योंकि इग्लू घर बहुत मजबूत और अंदर से गर्म होते हैं। माँ,
क्या सब पक्षी हमारे साथ पहाड़ों के ऊपर चलेंगे? हाँ गुड़िया बेटा, मैं अभी सब पक्षियों को इसके बारे में बता कर आती हूँ। ये कहकर चिड़िया तो सीधी हरियाली तोती के घर की तरफ जाती है। हरियाली बहन, आपको तो पता है हमारे जंगल में कुछ ही दिनों में बर्फबारी होने वाली है। हम सब पक्षियों को जल्द से जल्द पहाड़ों के ऊपर जाना पड़ेगा, वरना हम सब इधर ही मर जाएंगे। हाँ रीमा बहन, मैं भी यही सोच रही हूँ। पिछली बार तो मेरे पति बर्फ के नीचे दबकर मर गए थे। हरियाली बहन, आप चिंता मत करना, इस बार हम थोड़ा जल्दी ही जाएंगे और अपने अपने लिए मजबूत से इग्लू घर भी बना लेंगे। हाँ ठीक है चिड़िया बहन, मैं पहाड़ों के ऊपर चलने के लिए तैयार हूँ। चिड़िया, पहाड़ों पर तो बर्फबारी शुरू भी हो गई है, अब हम क्या करेंगे? ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और वो सीधी कबूतर के घर जाती है और वहाँ जाकर कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, क्या आप तैयार हो पहाड़ों के ऊपर जाने के लिए? क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है और मैंने देखा कि पहाड़ों से बर्फ के बड़े बड़े गोले हमारे जंगल की तरफ आ रहे हैं। हाँ चिड़िया बहन, मैं भी यही सोच रहा हूँ। हम सब पक्षियों को जल्द से जल्द पहाड़ों के ऊपर चले जाना चाहिए। हाँ कबूतर भैया, आप बिल्कुल सच कह रहे हो। मेरी माँ भी पहाड़ों के ऊपर इग्लू घर में रहती है। हरियाली बहन भी हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। मैं कौवा और कव्वी से भी पूछ लेती हूँ, अगर वो भी तैयार है तो हम सब कल ही चले जाएंगे। चिड़िया ये कहकर कालू के घर की तरफ आती है। क्या बात है छोटी चिड़िया, तुम यहाँ मेरे पास क्यों आई हो? गोरी बहन, हम सब पक्षियाँ पहाड़ों के ऊपर जा रहे हैं और वहाँ जाकर हम सब हमारे लिए इग्लू घर बनाएंगे। अरे छोटी चिड़िया, इग्लू के घर तो बर्फ से बनते हैं, क्या वो पिघल नहीं जाएंगे? गोरी बहन, जब तक बर्फबारी होगी तब तक इग्लू घर पिघलेंगे नहीं और हम सब पक्षियाँ उसके बाद वापस हमारे जंगल आ जाएंगे। चिड़िया, हम तो तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। हमने अभी अभी हमारे लिए बहुत ही मुश्किल से मजबूत घर बनाया है, दोबारा हम दोनों इग्लू घर नहीं बना पाएंगे। गोरी बहन, हमारे जंगल में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होने लगेगी, आप दोनों बर्फ में फंस जाओगे। मेरी बात मानो और हमारे साथ पहाड़ों पर चलो। छोटी चिड़िया, क्या तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता? हम दोनों तुम पक्षियों के साथ पहाड़ों पर नहीं चलेंगे, अब तुम जाओ यहाँ से। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी, रीमा चिड़िया सच कह रही थी, हम दोनों यही रहकर बर्फ में फंस जाएंगे। चलो हम भी उनके साथ पहाड़ों पर चलते हैं। कालू जी, कुछ नहीं होगा, बर्फ ही तो है, बर्फ थोड़ी हमें मार देगा। आप तो बहुत ज्यादा डरपोक हो। उसके बाद वो सब पक्षी पहाड़ों के ऊपर चले जाते हैं। उड़ते उड़ते वो सब रीमा के माँ के पास पहुँच जाते हैं। देखो दोस्तों, यही है मेरी माँ का इग्लू घर। ये घर अंदर से गर्म रहता है। हमें सबको इसके जैसा ही इग्लू घर बनाना है। तब तक जब तक ठंड का मौसम रहेगा हम उसी में रहेंगे। हम सब अपने अपने लिए मजबूत से इग्लू के घर बना लेते हैं, फिर हम सब ठंड के मौसम में उसके अंदर आराम से रह पाएंगे। उसके बाद वो सब पक्षी मिलकर अपने अपने इग्लू के घर बनाने लगते हैं और 2 घंटे की मेहनत के बाद उनके इग्लू के घर बनकर तैयार हो जाते हैं। चिड़िया बहन, हमने तो बहुत ही मेहनत से इग्लू के घर तो बना लिए, लेकिन अब जंगल में रहने वाले कौवे का क्या होगा इतनी ठंड में? उनको लकड़ी के घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से जंगल में और ज्यादा बर्फबारी होने लगेगी, मरेंगे वो कौवा और कौवी, बर्फ में जम के मरेंगे। कबूतर भैया, मैंने तो गोरी को बहुत समझाया, लेकिन वो तो हमारे साथ आने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब हम इसमें कर भी क्या सकते हैं? जंगल में तेज बर्फबारी होने लगती है। कालू और गौरी के घर में तो हर जगह बर्फ ही बर्फ जमा हो गया था। वो दोनों कौवे ठंड से कपकपा रहे थे। गौरी, ये सब तुम्हारे वजह से ही हो रहा है। अगर तुम चिड़िया की बात मान लेती तो हम आज पहाड़ों के ऊपर आराम से इग्लू घर में रहते। अब तो तुम्हारी वजह से मुझे भी ठंड में मरना पड़ रहा है। मुझे माफ कर दीजिए कालू जी, अब मुझे क्या पता था कि घर के अंदर ही बर्फबारी होने लगेगी और घर में बर्फ जमा हो जाएगा। मैं अपनी गलती से बहुत ज्यादा पछता रही हूँ। वो दोनों कौवे अपनी गलती पर बहुत ज्यादा पछता रहे।